सारी जो साइंस है इनसे मिलकर के ही आपकी एक अच्छी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रोसेस तैयार होता है। अब जब आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कराते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द स्पोर्ट्स पर्सन फॉर हायर परफॉर्मेंस। दिस इज बेस्ड ऑन द सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रैक्टिस एंड ऑन फाइंडिंग वेरियस ट्रेनिंग साइंस डिसिप्लिन। देखो फिर से बात आ रही, वेरियस ट्रेनिंग साइंस डिसिप्लिन। वेरियस ट्रेनिंग साइंस डिसिप्लिन कौन से हो गए? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये सारे। ठीक है। The sports principles are a directive for the coaches and sport person for the formation of training process on the basis of knowledge gained from various training disciplines। ठीक, इन सब से लेके अब इसमें प्रिंसिपल्स कौन कौन से आए? अब देखिए, एक रैंडमली एक पूरा देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, principle of active participation, principle of planned and systematic training, principle of general and specific preparation, clarity, cyclicity and ensuring the result, ये लास्ट में। अब वन बाय वन हम सबको लेंगे। ठीक है। अब देखिए, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड बी कंटिन्यूअस। ये पहला प्रिंसिपल है, कंटिन्यूटी। ठीक है। कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक और इंटरप्शन इन बिटवीन। इट फर्दर implies that there should be optimum level rest between the training sessions. However, too long intervals breaks the continuity of the training process। जो आपका ट्रेनिंग प्रोसेस है, जो आपने शेड्यूल बनाया हुआ है अपने बच्चों के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए, दैट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ब्रेक्स नहीं। ब्रेक इन द सेंस कि आपने आपने 10 डेज उसकी बढ़िया एक्सरसाइज कराई, बढ़िया फिटनेस कराई, आपने उनके फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाए, और उसके बाद फिर 5 डेज का ब्रेक दे दिया। आप कहीं चले गए या बच्चे कहीं चले गए। तो जो आपके फिजिकल एबिलिटीज है ना, जो आपकी मसल्स में डेवलप होती हैं, ये ग्रेजुअली बहुत, इसको कहते हैं कि थोड़ा सा जो उनका डाउनफॉल आने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत फास्ट होता है। डाउनफॉल आने का बहुत फास्ट होता है। आपको रेस्ट कितना देना है, ऑप्टिमम रिकवरी, वो बात अलग है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जिस वजह से आपको रेस्ट लेना पड़ गया, वो चीज डिफरेंट हो गई कि जब आप कर नहीं सकते। लेकिन अननेसेसरी आपको नहीं देना। बस बीच में क्या है, देयर शुड बी ऑप्टिमम इंटरवल। जो आपके ट्रेनिंग प्रोसेस है उसके बीच में इंटरवल। अब आपने सुबह ट्रेनिंग कराई, ठीक है, दोपहर में फिर कराई, फिर आफ्टरनून में फिर कराई, फिर इवनिंग में फिर कराई, बच्चे को रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है, प्लेयर को रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है, तो रिकवरी प्रोसेस नहीं होगा। अगर रिकवरी नहीं होगी तो फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन जो कहलाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर, वो नहीं आएगा, और आपके जो ट्रेनिंग का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। मैंने आपको कल भी समझाया था कि तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: ऑप्टिमम वर्कआउट या ट्रेनिंग, ऑप्टिमम रिकवरी यानी रेस्ट, और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तब जाके आपकी परफॉर्मेंस आती है। इनमें से किसी एक में भी अगर आपने कमी छोड़ी तो परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं आई। तो यही वो कह रहे हैं, इट फर्दर इंप्लाइज दैट देयर शुड बी ऑप्टिमम इंटरवल रेस्ट। जितना जरूरत है बॉडी की रिकवरी के लिए उतना आवश्यक है, और वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। आपने मॉर्निंग सेशन 2-2.5 घंटे अगर प्रैक्टिस कराई है, तो कम से कम उनको 2-2.5 घंटे का रेस्ट, दिन में स्लीप मिले, उसके बाद जाकर के आप इवनिंग सेशन में उनको फिर से रगड़िए। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू उनको आफ्टरनून सेशन में भी बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर इवनिंग ट्रेनिंग में भी 2-2.5 घंटे दे रहे हैं, और रेस्ट प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है बच्चों को। उसके बाद उनको कोई और स्कूल की क्लासेस करनी है, कॉलेज की क्लासेस करनी है। ठीक है। तो ऑप्टिमम रेस्ट देना बहुत जरूरी है, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। जैसे हम करते हैं ना कई बार, जैसे हमारे अभी यूनिवर्सिटी के कैंप्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो बच्चों के एग्जाम्स हैं, कोई सेमेस्टर एग्जाम है, किसी का स्कूल का एग्जाम है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई तू बिल्कुल ब्रेक मत ले, यू जस्ट कम टू द कोर्ट, अपने ग्राउंड पर आइए, लिटिल बिट वार्म अप, और उसके बाद केवल अपनी शूटिंग करके चले जाओ। ठीक है। कुछ अपने बॉल के साथ हैंडलिंग एक्सरसाइजेस कर लो, सो दैट आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, मसल्स जो है आपकी टोन अप रहे। ठीक है। मसल्स जो है वो जो उनकी सपलनेस है वो खत्म नहीं हो, उनकी मेमोरी में ये बना रहे कि दिस मूवमेंट विल बी परफॉर्म लाइक दिस, मेमोरी लॉस ना हो। ठीक है। हाँ, देयर विल बी कैन से डाउनफॉल इन योर स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, बट एटलीस्ट आपके जो मूवमेंट है वो बने रहेंगे। इसलिए बोला जाता है कि कई बार जैसे आपको कोई
एग्जाम्स वगैरह में भी आपको छोड़ना पड़ रहा है बच्चों को, तो दे शुड कम ऑन द कोर्ट थोड़ी देर, जब जो उनका रेस्टिंग पीरियड है, जिस टाइम वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कम ऑन द कोर्ट, थोड़ा सा शूटिंग एक्शन किया, थोड़ा सा वार्म अप किया, सो दैट उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कंटिन्यूटी। देन देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, अभी हम लोड और रिकवरी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बोला गया देखो प्रोग्रेशन ऑफ लोड, लोड को धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। इसमें देखिए तीन आपको डेप्थ जंप ये फोटो में नजर आ रही होंगी, पहली छोटी है, फिर बड़ी है, फिर उससे और बड़ी है। हम डायरेक्टली पहली वाली सबसे बड़ी वाली पे नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम फर्स्ट पे कर रहे हैं, अगर हमारा धीरे से उस पे इंप्रूवमेंट आ गया तो विल मूव ऑन टू सेकंड, फिर वहां इंप्रूवमेंट आ गया देन विल मूव ऑन टू थर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली प्रोग्रेशन ऑफ लोड, हम अपनी मसल्स पे ऊपर एक्सटर्नल लोड ज्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि होगा क्या, अगर हम लोड नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी मसल्स के अंदर वो फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन जिसको हम कहते हैं, जो रिकवरी के बाद आता है, वो वहीं पर जाकर के आपको प्रॉपर उसके जो आपकी जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है वो वहीं पर जाकर के आपको मिलेगा। आपने किसी भी चीज के, अगर आपकी मसल्स, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका यूज टू हो चुका है, आप डेली आते हैं और डेली आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, और 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद थक जाते हैं, जबकि आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, ठीक है, धीरे धीरे आपकी कार्डियक मसल्स डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, आप ज्यादा कर सकते हैं, बट स्टिल यू आर डूइंग 1 किलोमीटर रन, तो आप फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो समटाइम्स यू हैव टू गो फॉर 1.5, व्हेन 1.5 आपका फैमिलियर हो जाएगा, आप उससे एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, आपके पूरे बॉडी सिस्टम्स में इतनी इंडोरेंस, इतनी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, देन आप 1.5 से 2 पर जाएंगे। तो ग्रेजुअली आपको अपना लोड बढ़ाना है, इसी को क्या हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। In relation to the first principle, by the loading of training, program had to be gradually increased in order to improve the performance of the sport person. Stagnation in load results in the stagnation of performance. मतलब अगर आप एक ही तरह का लोड कंटिन्यू उसको देते रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में भी स्टैग्नेशन आ जाएगा, आप वहीं पर डटे रहेंगे। आप अपने, कई बार आप लोग जिम भी जाते होंगे, कई लोग, हम कुछ दिनों तक 7.5 kg के उससे बाइसेप मार रहे थे, ठीक है, ग्रेजुअली वी फील कि हमें, ग्रेजुअली हमें लगता है कि हम इस लोड के लायक बन चुके हैं, है ना, अब ये बहुत इजीली हमारे से उठ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये हम अपने आप ही करते हैं, हमें किसी ने बताया नहीं, लेकिन फिर भी हमें लगता है 7.5 kg यार, अब इट्स इजी टू लिफ्ट, तो हम क्या करते हैं 7.5 से 10 kg पे जाते हैं। तो ये क्या है, इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन ऑफ लोड। आपकी मसल्स इतनी टोन अप हो चुकी हैं, उनके अंदर मसल हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, वो इतना स्ट्रेंथ उनके अंदर आ चुकी है कि दे आर इजिली पिकिंग अप 7.5 kg। तो अब आपको लगा कि नहीं, माय मसल्स नीड मोर लोड, तो हमने क्या किया, 7 पॉइंट से आप 10 पे चले गए। तो यही जो प्रोसेस है ना, जब आप लोड को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, अब ये चीज का आपको ध्यान रखना है, बच्चों को सिखाते टाइम भी या खुद भी करते हुए, कि प्रोग्रेशन ऑफ लोड अपनी जो कैपेसिटी है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 20% ज्यादा, 40% ज्यादा, इस तरीके से लेना है। डायरेक्ट 60, 70, 80% ऊपर नहीं जाना है। समझ में आ रही है बात? अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे थे डेली, तो ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे दिन इकट्ठी 5 किलोमीटर की दौड़ लगा दी, ठीक है ना, प्रोग्रेशन है, इमीडिएटली नहीं उस पर आगे जाना है। तो प्रोग्रेशन धीरे, 1 से आप 1.5 2 कर सकते हैं। आप 1 किलोमीटर रनिंग के लिए आपकी बॉडी पूरी फैमिलियर हो गई, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लंग्स कैपेसिटी बढ़ गई, हार्ट कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंप्रूव हो गया, मसल्स की इंड्योरेंस बढ़ गई आपकी। आप 1 से 1.5 जाइए, 2 जाइए, 1 से सीधे 5 किलोमीटर नहीं जाएंगे आप। तो दिस इज ग्रेजुअल इंक्रीज, ठीक है, हम हमेशा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, एकदम से नहीं। क्लियर? 7.5 के डंबल से सीधे 15 नहीं उठाते, 7.5 के बाद 10 kg का उठाते हैं। तो बनाए भी इसी तरीके से गए। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, ग्रेजुअली आपको अपना लोड बढ़ाते जाना। देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। अब ये इंडिविजुअलाइजेशन, आप इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे इट इज फॉर अ पर्सन, समटाइम्स इट इज फॉर अ पर्सन, समटाइम्स इट इज फॉर अ ग्रुप,
कहने का मतलब, दो एथलीट है, ठीक है, दोनों 100 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, एक के लिए शेड्यूल अलग हो सकता है, एक के लिए शेड्यूल अलग हो सकता है, ठीक है। एक के अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, उनको इंप्रूव करना है, किसी की स्ट्राइड लेंथ कम है, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी कम है, किसी का आर्म एक्शन गलत है, तो हम थोड़ा सा उनके शेड्यूल में मॉडिफिकेशन करेंगे इंडिविजुअल के हिसाब से, ठीक है। वहीं इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब एक और है, आप ग्रुप के हिसाब से करते हैं। देखो ये लास्ट लाइन पढ़ो, द इंडिविजुअल डिफरेंस में बी इन एज, ट्रेनिंग एज, लोडिंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू रिकवर, कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसके अलावा क्या, आप एज के अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग आप अंडर 19 के बच्चे को दे रहे हो वो अंडर 14 के नहीं दे सकते, थोड़ा सा लोड डिफरेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो सीनियर वाले उनको दे रहे हो ट्रेनिंग, वो अंडर 19 को नहीं दे सकते, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो मेल को दे रहे हो वो फीमेल को नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो मोर लेस सेम रहती हैं सारी चीजें, बट लोड जो है वो वेरी करता है। लोड वेरी करने के अभी आगे आएगा, दो होती है, एक वॉल्यूम और एक इंटेंसिटी। इन्हीं के बीच में डिफरेंशिएशन होता है, किसी में वॉल्यूम ज्यादा, किसी में कम, किसी में इंटेंसिटी ज्यादा, किसी में इंटेंसिटी कम, ठीक है। लोडिंग कैपेसिटी, कौन कितना लोड बियर कर सकता है। दो ग्रुप आपके पास आए, ठीक है, एक ग्रुप ऑलरेडी पहले से ट्रेनिंग किया हुआ आया है, दूसरे वाले को अभी बिगनर से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो दोनों को सेम लोड आप नहीं दे सकते, ठीक है। एक लोड के फैमिलियर है ऑलरेडी, दूसरे को बिल्कुल नया है उसके लिए। तो इस तरीके से इसलिए इसको बोला गया है कि इंडिविजुअलाइजेशन, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग जो शेड्यूल है वो आपको तैयार करना। Training demands correct relations of sports person, strength and weakness, and should be so well formulated that the strong points are further developed and his weakness eliminated. कहने का मतलब कि आप जिस भी टीम को या ग्रुप को या इंडिविजुअल को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आपको और स्ट्रेंथ डेवलप करनी है उसी पे, और जो उसके वीकनेसेस हैं उसको इंप्रूव करना है। तो ये चीज वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से शेड्यूल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बास्केटबॉल में बात करूं, मेरे पास दो बच्चे हैं, और एक का ड्रिबल कंट्रोल बहुत अच्छा है लेकिन शूटिंग पुअर है, दूसरे वाले की शूटिंग बहुत बढ़िया है लेकिन उसको जैसी डिफेंस आता है वो ड्रिबल नहीं कर पाता है। तो मेरे को दोनों को क्या करना है, उसकी शूटिंग जो है, शूटिंग को तो करना ही है, उसका परसेंटेज मैं 40 रख दूंगा उसकी प्रैक्टिस का, बिकॉज ही ऑलरेडी मास्टर इन दैट। उसको 40 किया, उसकी ड्रिबल का परसेंटेज बढ़ा दिया, जो उसकी प्रैक्टिस का 60% कर दिया। और वहीं जो जिसकी ड्रिबल अच्छी थी उसको ड्रिबल का परसेंटेज कम करके 40% कर दिया, उसका शूटिंग परसेंटेज जो है 60 कर दिया उसकी ट्रेनिंग पार्ट में। तो मैं कंपनसेट कर रहा हूं, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी मेंटेन रहे और जो उसकी वीकनेस है वो इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हर इंडिविजुअल के हिसाब से आपको अलग अलग, कई बार आपने सारी टीम्स में देखा होगा, आजकल जो टीम गेम्स जितने हैं उसमें कोचेस जो होते हैं, एक मेन कोच होता है, हेड कोच, असिस्टेंट कोच होते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल कोचेस होते हैं। वो जो इंडिविजुअल कोचेस हैं, या उसको बेसिक कोचेस भी बोलते हैं कई बार हम, दो दो तीन तीन जाते हैं टीम्स के साथ में। वो कैंप में क्या करते हैं, उनका काम ही यही होता है कि जो इंडिविजुअल है ना, अलग अलग का, कौन सा प्लेयर किस जगह पे खेलता है, किस पोजीशन पे खेलता है, उसको किस किस चीजों की मास्टरी चाहिए, वो करके रखते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इंडिविजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। कौन से प्लेयर को कौन सी ट्रेनिंग की ज्यादा इफेक्ट की जरूरत है। एक प्लेयर है उसकी जंप बहुत अच्छी है वॉलीबॉल के अंदर, दूसरा प्लेयर ही इज वेरी गुड इन स्पाइकिंग, उसका जो हैंड मूवमेंट है बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया स्पाइक मारता है, बट ओनली थिंग इज जंप नहीं कर पाता, जरा सा ब्लॉक मिलता है वो मार ही नहीं पाता स्पाइक। तो कोच इसको कंसीडर करेगा, कहता है यार इसमें इसकी स्पाइकिंग की स्किल तो अच्छी है, तो इसको जंप पे काम कराया जाए। तो इंडिविजुअली उसका शेड्यूल बनाएगा अलग से कि भाई तेरे को बिफोर ट्रेनिंग, जो टीम की ट्रेनिंग है उसके पहले तेरे को इतना काम करना है कि ये जो डेप्थ जंप्स हैं, प्लायोमेट्री की एक्सरसाइज है, तेरे को ज्यादा करनी है जिससे कि तेरी ये जंप इंप्रूव हो जाए। यू आर ऑलरेडी गुड इन स्पाइकिंग, वो काम बड़े आराम से हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस आपको करना है। तो पहला कंटिन्यूटी, दूसरा प्रोग्रेशन ऑफ लोड, तीसरा इंडिविजुअलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन।
द स्पोर्ट्स, पहले इसको पढ़ो। द स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड इन सच अ मैनर दैट द कॉन्शियसली टैकल द वेरियस टास्क ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्रोग्रेसिवली इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन द प्लानिंग, implementation and evaluation of the training process. Participation with dedication will ensure notable results. कहने का मतलब है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए आपको उनका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो केवल ग्राउंड पे टाइम पास करने के लिए आए। और ये कब होगा? जब आप उनको उस गेम के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करा दोगे, ठीक है, उसको लगने लगेगा कि नहीं मैं टीम का एक बेसिक मेन पार्ट हूं, तब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। आप उसको इतना साइकोलॉजिकली मोटिवेट करेंगे, जैसे हमने मोटिवेशन में पढ़ा था ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये सारी टेक्निक आप उसमें झोंक देंगे, जिससे कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपने हिंदी में कहावत सुनेगी, घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है पर पानी नहीं पिलाया जा सकता। तो पानी उसको खुद ही पीना है। तो इसलिए कहते हैं ना, कई बार कोचेज यहां फेल हो जाते हैं। हम अपनी भी, अपनी खुद की आप बीती भी बता रहा हूं मैं, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कई बार। आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हो, बहुत अच्छी ड्रिल्स कराते हो, सब कुछ आपका मास्टरी है, लेकिन अगर आपका बच्चा ग्राउंड पे 100% अपना नहीं दे रहा है, डर जाता है, खेल नहीं पा रहा है, या उसके अंदर वो है ही नहीं, किलिंग इंस्टिंक्ट होती है ना बच्चे के अंदर कि नहीं मुझे जीतना है, अगर वो है ही नहीं, तो आप कुछ भी कर लो, नहीं जीतो। टीम गेम में तो खासकर, जहां अपना एक दो बच्चे आपके अच्छा खेल रहे हैं, वो बाकी के तीन चार जो हैं वो ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये चीज आपको मेंटेन करनी है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग पार्ट में भी, उसके बाद कंपटीशन पार्ट में भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है। एक्टिव पार्टिसिपेशन तभी होगा जब उनके अंदर से आएगी कि नहीं, हमें इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरह करना है। ठीक। प्रिंसिपल ऑफ प्लान एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, इसको एक सेकंड
ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लान एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमने कल भी देखा था जहां हम साइंटिफिक और इसकी बात कर रहे थे। प्लान और सिस्टमेटिक, जो भी आपका प्रोसेस है, आप उसमें क्या फिजिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं, टेक्निकल टेक्टिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो प्लान्ड होगा, सिस्टमेटिक होगा। और उसमें जो आप इक्विपमेंट और जो मीन्स एंड मेथड यूज करेंगे वो भी बिल्कुल सिस्टमेटिक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली कुछ भी उठा के कर दिया। ठीक है ना? तो अब देखिए, प्लान एंड सिस्टमेटिक मीन्स दैट ऑल द ट्रेनिंग मीन्स एंड मेथड, जो भी आपकी टेक्निक है, टेक्टिक्स सिखाने की, वो किस हिसाब से होनी चाहिए? द परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट्स कंसर्न। आप जिस गेम का जो परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जिस लेवल का बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा वो। ठीक है? कब कंपटीशन है, किस लेवल का कंपटीशन है, वहां किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, कितनी परफॉर्मेंस लगेगी, किस तरह का, कब आपको थोड़ी सी मिडिल परफॉर्मेंस से काम चल जाएगा, कब हैवी परफॉर्मेंस आपको चाहिए, ये सारी चीजें उस पर करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, पीरियडाइजेशन होता है, तो वही चीज है कि आपकी कब आपकी पीक परफॉर्मेंस आनी चाहिए, उससे पहले बिल्डअप कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं आप सब। तो ये परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर जो आपको चाहिए, उसके आधार पर। ठीक है? दूसरा, द प्रिंसिपल ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आपका जो भी काम है वो इस प्रिंसिपल पे होना चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हैं उससे आपकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो। ठीक है ना? इन अकॉर्डिंग टू दैट, उसके तीसरा, अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस। एक लंबे समय तक, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोसेस आपका चलता रहे। और एक लंबी तैयारी, जैसे हम करते हैं ना, कोई भी जो बच्चों को हम स्टार्टिंग से ले लेते हैं 12-13 साल से, और उसके बाद ये तैयारी करते हैं कि हम ओलंपिक मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं भाई, कि ये आगे जा करके हमारे युवा जो है उसमें तैयार पार्टिसिपेट करेंगे, एशियन गेम्स में करेंगे, ओलंपिक्स में करेंगे। तो ये क्या, ये लंबा प्रोसेस है, ये कोई 2-5-6 महीने का या 1-2 साल का नहीं है। तो एक लंबा प्रोसेस है, तो उस लंबे प्रोसेस के लिए आपको उसी तरीके, जैसे अब हम करते हैं ना, आपने देखा होगा सब जगह आज की डेट में खेलो इंडिया का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वगैरह चल रहा है। तो वो हर जगह से छोटे छोटे बच्चों को निकाल रहे हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, फिर उनको एक अच्छी नर्सरी में रखते हैं जहां पर उनको एजुकेशन, खाना फैना सब फ्री दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या है, पूरी प्लानिंग है, सिस्टमेटिक काम हो रहा है। ऐसे नहीं है कि आपने मतलब किसी बच्चे को बुलाया, खिला लिया, उसके बाद छोड़ दिया उसको। हम उसको कहते हैं कि भाई अंडर 14 का बच्चा है, स्कूल में पढ़ेगा, वहीं खेलेगा, फिर अंडर 19 में आएगा, अंडर 19 में भी स्कूल में पढ़ा हुआ है, फिर वो किसी यूनिवर्सिटी में आएगा। ठीक है? फिर यूनिवर्सिटी में भी उसका ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं, खेल रहा है। ठीक है? तो ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूटी है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए वो प्लान्ड और सिस्टमेटिक है। आज खेल लिया, कल छोड़ दिया, फिर कल दूसरा गेम खेल लिया, इस तरीके का नहीं है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। देन द लॉन्ग टर्म गोल सेट फॉर द परफॉर्मेंस। भाई एक लंबा समय आपने तय किया, और उसमें ये हमारा गोल है, जैसे अभी एथलेटिक्स की बात करते हैं इंडिविजुअल में, कि भाई ये गोल सेट कर लिया कि मुझे 100 मीटर का ये टाइमिंग अपना लाना है। अब आप सोचिए, उसके लिए कितने साल पहले से तैयारी चल रही होगी उस बच्चे की, उस इंडिविजुअल की, उस एथलीट की। आज 2-4-6 महीने में काम जी नहीं हो गया वो बचपन से दौड़ रहा होगा, किसी न किसी अलग अलग कोचेस के अंदर दौड़ रहा होगा, कंटिन्यूटी बनाए रखी होगी उसने, ट्रेनिंग की, प्लान होगा, सिस्टमेटिक होगा। शुरुआत भले ही हमारी रैंडम हो सकती है कि हम किसी ग्राउंड पे चले गए, थोड़ा बहुत खेल लिया, लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, और जब आप बिल्कुल ये हो जाते हैं कि नहीं, अब हमें इसी गेम में रहना है और इसी को आगे अपना बना लेते हैं टारगेट, तब आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ये गोल सेट हो जाता है कि हमें अब नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है, और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। जैसे आप बता रहे हैं, सूर्यवंशी ने पर डे 600 बॉल मारता है।
ठीक है। तो उसने अपने आप को इस तरह का बना लिया, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसके जो कोचेज उन्होंने प्लान और सिस्टमेटिकली भाई उसको पर डे इतना काम करना है, तब जाकर के वो एक इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करवाए। तो ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, इट्स इज प्लान एंड सिस्टमेटिक। देन नाउ दिस इज प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। जनरल एंड स्पेसिफिक, it is a general preparation which creates the base over which special preparation is made or performance is built. Unless the general fitness and basic concepts are developed, first further planning of training is not possible. आप बहुत सिंपल सी बात देखिए, आपने दो चीजें सुनी, इट इज वन इज कॉल्ड जनरल फिजिकल फिटनेस एंड वन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक फिटनेस। ठीक है। आप स्कूल लेवल पे जब भी, जैसे आप किसी हॉस्टल में रहते हैं या कहीं भी होता है, तो इसको हम बेसिक कहते हैं, बेसिक जनरल फिटनेस। तब आप ये नहीं देखा जाता कि कौन सा बच्चा किस गेम का है, आपको सारे बच्चे एक साथ हैं। ठीक है, आपको रोज 2 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, इतनी स्प्रिंट मारनी है, चाहे वो 80 मीटर की है चाहे वो 100 मीटर की है। ठीक है, इतनी स्क्वाट्स मारनी है, इतनी पुशअप्स मारनी है। तो ये एक जनरल ट्रेनिंग है, और इन्हीं जनरल ट्रेनिंग की वजह से वो बेस बनता है, वो नींव बनती है, जिस पर कि आगे जाके आपकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग आगे मेंटेन करती है, या आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। शुरुआत से आप स्पेसिफिक नहीं हो जाते। ठीक है ना, बच्चों को स्कूल में पीटी कराई जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, मास डिमोन्स्ट्रेशन कराया जाता है, अलग अलग पीटी एक्सरसाइज कराई जाती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उनके अंदर एक जनरल फिजिकल फिटनेस का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। हमारी बेसिक फिजिकल फिटनेस में क्या आ जाता है, रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, हॉपिंग। ठीक है, ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं। स्कूल लेवल पे हम इन्हीं चीजों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद भी जब हम कोई हॉस्टल्स में या किसी एक्टिविटी में जाते हैं, किसी गेम स्पेसिफिक को पकड़ते हैं, तो सबसे पहले हम बच्चे की जनरल फिटनेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हो ना, आपके पास कोई बच्चे आज स्कूल में हैं, वो किसी भी गेम के हों, आप कहते हो भैया ये 10 राउंड आपको ट्रैक के लगाने हैं आज। ठीक है, चाहे वो बच्चा टेबल टेनिस का हो, चाहे टेनिस का हो, चाहे बास्केटबॉल का हो, आप कहते हो 10 राउंड फिट। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार तू बेसिक इंड्योरेंस तो डेवलप कर, उसके बाद कम ज्यादा चाहिए होगी वो हम बाद में निपट लेंगे। अभी तुम्हारी बेसिक इंड्योरेंस तो डेवलप कर दें हम। ठीक है, आपने सबसे बोला कि सबको बोल दिया कि आपको 30-30 पुशअप्स के 3 सेट लगाने हैं, और उसमें भले टेबल टेनिस का बच्चा है, उसको पुशअप्स की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिक जो है जनरल, ये आपको पहले डेवलप करना है। उसके बाद जब बच्चा खेलने लग जाता है, गेम स्पेसिफिक हो जाता है, आप उसको कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते, फिर उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग चालू होती है। भाई तू रेसलर है, तेरे को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत है। ठीक, तेरे को मस्कुलर एंडोरेंस की जरूरत है। ठीक है, स्पीड एंडोरेंस की जरूरत है तेरे को। तो उसके लिए हम तेरे को उसी तरह की एक्टिविटीज कराएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि वो एक्टिविटी तेरे गेम से रिलेटेड हो, तेरी स्किल से रिलेटेड हो। ठीक है, जिससे कि तेरे को वो स्किल भी डेवलप होती रहे, साथ में तेरी एंडोरेंस भी बढ़ती रहे, स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहे। मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दिया था बास्केटबॉल में, मुझे 100 मीटर स्प्रिंट की, 80 मीटर स्प्रिंट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं बेस बनाने के लिए पहले उनको 80 मीटर दौड़ाऊंगा। जब उनकी स्पीड बढ़ गई, तो फिर मैं उनको 20 मीटर की छोटी छोटी स्प्रिंट्स पे लेके आऊंगा, क्योंकि मेरा कोर्ट ही 28 मीटर का है ना। तो मैं उनको 50 मीटर दौड़ा के क्या करूंगा, तो मैं 20-25 मीटर की छोटी स्प्रिंट्स बनाऊंगा। स्प्रिंट, देन रिलैक्स, देन स्प्रिंट, देन रिलैक्स। ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, पहले उसकी जनरल प्रिपरेशन करवा दी, उसके बाद अब मैं उसको स्पेसिफिक पे लेके आया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनरल फिटनेस सबकी डेवलप करनी है, और वही एक बेस है, जिस बड़ी नींव है उस पे आपने खड़े होकर के अब स्पेसिफिक पे मूव ऑन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन से ही बच्चे को स्पेसिफिक कराना शुरू कर दिया। पहले उसको बेसिक मूवमेंट उसको आने चाहिए, बेसिक एंडोरेंस, बेसिक स्पीड, बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप उसको स्पेसिफिक पे लेके आइए। ठीक है। देखिए, अब है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी।
This principle states that the various information about technique and tactics and other aspects of training program should be presented to the sports person as clearly as possible. That is, the sports person must have a clear view of the means and methods. आप जो भी बच्चे को करा रहे हैं, कोशिश करिए कि वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। अगर मेरे सर मुझे स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग में स्क्वाट करा रहे हैं, तो मैं कौन सी मसल डेवलप कर रहा हूं, इस को डेवलप करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा। ये अगर बच्चे के अंदर क्लियरिटी आ गई, देखो वो जमाने गए जब कोच साहब ने कह दिया, भले ही वो गलत कह रहे हो, तब भी बच्चा मान लेता था। आज बच्चों को सारी जानकारी होना है, वो सब क्वेश्चन करते हैं आपसे और आपको पता होना चाहिए। अगर उन्होंने स्क्वाट मार रहे हो, आप आपसे पूछ लिया सर इससे कौन सी मसल डेवलप हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप क्वाड्रिसेप पे काम कर रहे हो कि हैमस्ट्रिंग पे काम कर रहे हो। ठीक है, कौन सी चीज डेवलप हो रही है और इससे कौन सा फिजिकल कंपोनेंट डेवलप होगा। स्ट्रेंथ डेवलप होगी, अगर आप प्लायोमेट्रिक करा रहे हो तो उससे एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो ये चीजें आपको उनको क्लियर कट बतानी पड़ेगी और बतानी चाहिए। मैं आपको अभी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियोस चलते रहते हैं, भाई ये ड्रिल करा रहे हैं, वो ड्रिल करा रहे हैं। आपको प्लेंटी ऑफ पीपल मिल जाएंगे जो कोचेस, मैं उनको व्हाट्सअप कोचेस बोलता हूँ, इंस्टाग्राम कोचेस बोलता हूँ। क्या है कि वो रोज वीडियो बना के, नए नए वीडियो बना के डालते हैं उस पर, जस्ट टू शो ऑफ कि दैट वी आर डूइंग अ गुड कोचिंग। कोच वो है जो वो ड्रिल कराए, उससे बच्चों को बताए कि ये गेम सिचुएशन में आपके कहाँ काम आएगी बेटा, और ये से आप कौन सी स्किल डेवलप कर रहे हो। ठीक है, रैंडमली कराना कोई भी करा लेगा, यूट्यूब देखो कराओ, लेकिन वो ड्रिल आपके कौन सी फिजिकल कंपोनेंट को डेवलप कर रही है, कौन से स्किल कंपोनेंट को डेवलप कर रही है, कौन सी टैक्टिक्स को डेवलप कर रही है, वो आपको बच्चों को क्लियरली आप बताओगे। अगर आपने वो बताया तो आई एम श्योर बच्चा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। वो बताना बहुत आवश्यक है, इसलिए वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। इसमें एक चीज और आती है कि आपको बच्चों को रूल्स रेगुलेशंस के बारे में भी समझाना है कि दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ द गेम, आपको इन रूल्स के अंदर रह के ही खेलना है। कई बार देखा गया है, खासकर छोटे वाले में, अंडर 14 अंडर 17 के जो बच्चे होते हैं, उनको रूल्स की जानकारी उनके कोच ने नहीं दी होती। वो उन्होंने बाकी मैचेस देख करके जो सीख लिया, तो सीख लिया, बाकी उनको रूल्स की जानकारी नहीं होती। तो क्या होता है कि कई बार वायलेशन, फाउल, इस तरह की चीजें करते हैं और फिर रेफरी से बहस करने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने उसके अंदर एक गंदी आदत डाल दी। पहली चीज तो, प्लेयर शुड नेवर टॉक टू द एम्पायर और रेफरीज, ये काम कोचेस का है। ठीक है, दूसरा, आपने उसको रूल्स रेगुलेशन ढंग से समझाए नहीं थे, इसलिए उसको कंफ्यूजन रहा, खुद ने गलती करी और खुद ही बदतमीजी कर रहा है। तो उसको रूल्स रेगुलेशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि मैंने क्या फॉल्ट किया है जिस वजह से मुझे पेनल्टी मिली है। ठीक है, या सामने वाले को पॉइंट मिला है, वो चीज मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। डन। तो ये सारी क्लैरिटी, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। ये पूरी रूल्स, फिजिकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग, ये सारे की आपको थ्योरी नॉलेज। जैसे अब कई बार है ना, डिप्लोमा में भी बच्चे पूछते हैं, बोले सर हम तो खिलाड़ी हैं, हमें कोचिंग देनी है, फिर ये थ्योरी क्लासेस क्यों। थ्योरी इज द बेस, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा नहीं, अब तो इट इज द बेस। ठीक है ना, अगर ये बेस आपने नहीं मेंटेन किया तो आप प्रैक्टिकली भी इसको नहीं कर पाएंगे। थ्योरी पढ़ाना बहुत जरूरी है। थ्योरी पढ़ने से आपके अंदर जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कि आपको क्लैरिटी होगी, आपको समझ में आएगा कि हम जो सिखा रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं, उससे क्या चीज डेवलप हो रही है। तो आपको खुद को नहीं मालूम होगा, आप बच्चे को क्या बताओगे। ठीक है ना, अगर मैं शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो
इसमें कौन सा मेरा डेल्टॉइड का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, इंटीरियर डेल्टॉइड हो रहा है, मिडल डेल्टॉइड हो रहा है, पोस्टीरियर डेल्टॉइड हो रहा है, कौन सा डेल्टॉइड यूज हो रहा है ना। चेस्ट की कर रहा हूँ, पेक्टोरलिस मेजर डेवलप हो रही है, तो कैसे डेवलप हो रही है, कौन सा एंगल सही रहेगा जिससे कि डेवलपमेंट हो। ठीक है। तो ये सारी जो क्लैरिटी है आपको, ये थ्योरेटिकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, और यही चीज आपको इम्पार्ट करनी है अपने स्टूडेंट्स में, अपने प्लेयर्स में। जब ये क्लैरिटी आएगी तो आपका ट्रेनिंग पार्ट और अच्छा इंप्रूव होगा। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। देन प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी। अब क्या है, जो साइक्लिसिटी का मतलब होता है, साइकिल मतलब कि एक तरह का सर्कल। ठीक है। हम इसको पेरियोडाइजेशन कहते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में लेटर स्टेज में आता है। तो अब इसमें क्या है, आपने फेजेस बना रखे हैं अलग अलग। एक होता है जहां पर आप मैक्सिमम ट्रेनिंग करते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन इज टू बी डिवाइडेड इनटू साइकिल्स ऑफ शॉर्टर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। द ट्रेनिंग प्रोसेस कंसिस्ट मेनली थ्री टाइप्स ऑफ साइकिल्स। ये थोड़ा सा इंडिविजुअल हो गया, मैं इसकी जस्ट अ मिनट। ये देखिए, तो द थ्री काइंड ऑफ साइकिल्स इसमें मेंशन्ड है, मैक्रो साइकिल 3 to 12 months, meso cycle 3 to 6 week, and micro cycle 5 to 10 days। तो दीज आर द थ्री साइकिल्स जो आपने बना रखे हैं शेड्यूल में। अब एक साइकिल खत्म होती है, दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है। हम पीरियडाइजेशन में इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशन फेज। तो ये साइकिल किस हिसाब से बनी, कि जैसे आपको कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, 6 वीक यानी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, तो आपने एक मीजो साइकिल चलाई 3 to 6 week वाली। उसमें क्या है, आपने उस साइकिल को 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रिपरेटरी पीरियड, जहां आप मैक्सिमम अपना वॉल्यूम और इंटेंसिटी बनाकर रखेंगे, और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो भी आपका फिजिकल ट्रेनिंग है उसको भी इन्वॉल्व करेंगे। फिर एक प्रिपरेटरी पीरियड आएगा, सॉरी कॉम्पिटिटिव पीरियड, जहां आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा वो टेक्निक और टैक्टिक्स पे होगा। आपका पूरा फोकस आपकी टेक्निक और टैक्टिक्स पे, कि आपको वहां जाके क्या। और उसमें जो आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसका पार्ट कम रहेगा, वो केवल मेंटेनेंस फेज पे रहेगी। ठीक है। और जैसे ही 6 वीक के बाद आपका कंपटीशन खत्म होता है, यू विल गिव अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 4-5 days, देन अगेन अनदर साइकिल ऑफ मीजो साइकिल स्टार्ट, जो कि आपको कंपटीशन की तैयारी। ये जो माइक्रो साइकिल्स हैं ये एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए होती है। आज नेशनल्स खत्म हुए, मुझे अगले नेशनल्स की तैयारी करनी है, एंड इट विल टेक अराउंड 10 to 12 months। तो मैं अपनी एक साइकिल बनाऊंगा। ठीक है। उस बड़ी माइक्रो साइकिल के अंदर ये छोटी मीजो साइकिल्स और माइक्रो साइकिल्स हो पाई। मेरा टारगेट था नेक्स्ट नेशनल्स का, उससे पहले मैं छोटे मोटे इनविटेशनल टूर्नामेंट खेलूंगा। ठीक है। बिल्डअप कॉम्पिटिशन्स खेलूंगा। उसके लिए मैंने छोटी मीजो साइकिल्स बनाई। मीजो साइकिल्स के अंदर फिर मैं छोटे छोटे जो अपना कहते हैं ना, हम वीकली एक मैचेस खेलते हैं, हर 10 days में मैचेस खेलते हैं। तो उसके लिए जो हम छोटी साइकिल बनाऊंगा, दैट विल बी माई माइक्रो साइकिल। तो रैंडमली कुछ भी नहीं है। आप जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, कि अब मुझे ये करना है, और उसके 3 फेज है, हमेशा यही रहेंगे। फर्स्ट वन इज योर प्रिपरेटरी पीरियड, जिसके अंदर की आप पूरा फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट को डेवलप करते हैं, उनकी बेसिक स्किल्स को डेवलप करते हैं, और टेक्निक और टैक्टिक्स को भी काम, लेकिन फिटनेस का पार्ट ज्यादा रहता है। वहां जब कंपटीशन पीरियड आ गया तो फिटनेस का पार्ट आप थोड़ा सा कम करते हैं, कोशिश करते हैं टेक्निक और टैक्टिक्स के साथ में फिटनेस डेवलप होती रहे। क्लियर। उसके बाद फिर आप कंपटीशन में जाएंगे जहां आप टेक्निक और टैक्टिक्स को यूज करेंगे, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ ट्रांजिशन फेज। उस ट्रांजिशन फेज में आप जो आपकी फिटनेस है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे विथ सर्टेन अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। टोटल रेस्ट नहीं है, रेस्ट के साथ में अब माइनर एक्सरसाइज आर देयर टू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस। उसके बाद आपकी दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। जैसे हमने भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ा ना, कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ब्रेक नहीं है, केवल रिकवरी है। कंप्लीट ब्रेक दे दिया तो इट्स इंजरी हो गई, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस आ गए, उस टाइम पे ब्रेक है। ठीक है। उसके लिए आपको रिकवरी करने के लिए फिर से रिहैबिलिटेशन वगैरह सब चीज चलेगा, लेकिन अननेसेसरी आपको अपनी ट्रेनिंग पार्ट में ब्रेक नहीं देना। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड इट इज मेंटेन्ड बाय थ्री काइंड ऑफ साइकिल्स, माइक्रो, मीजो एंड माइक्रो। इसके बारे में आपका लेटर जो टॉपिक्स है उसमें आएगा। ठीक है।
तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी. नाउ द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग द रिजल्ट. इट इज द अल्टीमेट टारगेट. आप जो भी कुछ कर रहे हो, वो आप एक गोल को सेट कर रहे हो कि हमें इस लेवल पे जाकर के पहुंचना है. रिजल्ट इंश्योर कर रहे हो कि इसका रिजल्ट आना चाहिए. द प्रिंसिपल एम एट गारंटीड द रिजल्ट इज द परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट एंड द मेंटेनिंग ऑफ इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. The sports person must know his level and standard and should always be keep well informed about the progress he made to achieve the set goal. हमने हमेशा देखा होगा, आपके कोचेस भी करते हैं, आप भी करते हो, इट्स इवैल्यूएशन प्रोसेस. मैं आज अगर 100 शॉट्स मारने पे 40 कन्वर्जन करता हूँ, बास्केट करता हूँ, तो मेरी जब स्किल इंप्रूव कराई मेरे कोच ने, मेरी फिटनेस इंप्रूव हुई, तो वो 100 में से 60 कन्वर्ट अगर हो रहे हैं, तो मेरा जो इंक्रीज हुआ है वो मेरा अचीवमेंट है, वो मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है. अगर इस तरह के इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो सही दिशा में चल रहा है. और अगर नहीं आ रहे हैं, तो देयर इज लैकिंग समवेयर. मैंने आपको फिर बता रहा हूं, तीनों चीजों में से कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं. आप स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, एंड्योरेंस डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रही है और आपकी ट्रेनिंग सही चल रही है, मान लो ट्रेनिंग सही चल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका रिकवरी प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, या आपका न्यूट्रिशनल प्रोसेस सही नहीं. ऑप्टिमम ट्रेनिंग, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम रिकवरी, तीनों चीजें मिलेंगी तब जाकर के आपका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता है. तो जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसका मेन मकसद क्या है? इंश्योरिंग द रिजल्ट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. अगर नहीं हो रहा है, तो इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर ट्रेनिंग प्रोसेस, इन योर न्यूट्रिशन प्रोसेस और इन रिकवरी प्रोसेस. ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसको रेक्टिफाई. तो दीज आर द बेसिक, ये 11 प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. आप यहां पे भी दे सकते हैं: कंटिन्यूटी, प्रोग्रेशन ऑफ लोड, इंडिविजुअलाइजेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्लान एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, जनरल एंड स्पेसिफिक, क्लैरिटी, साइक्लिसिटी एंड इंश्योरिंग द रिजल्ट. क्लियर? इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे. दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स. अब नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे, ट्रेनिंग लोड एंड रिकवरी की. लोड क्या होता है और रिकवरी प्रोसेस कैसे करें, ठीक है? फॉर 5 minutes आई एम allowing you to ask any question. और वन मोर थिंग, इस चीज को समझने की कोशिश करो. अगर आपका कोई भी अटेंडेंस से रिलेटेड कुछ भी है, तो आप अपने ग्रुप में मैसेज डालिए, ठीक है? कोऑर्डिनेटर सर हैं, डॉक्टर सचिन गुप्ता सर, वो आपकी उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. क्लियर? और इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा.